अब हम लोग जो है ना इस वक्त हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा, समझ लो सबसे दूसरा सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। अब इसमें जो है ना कुछ चीजें मैं आपको क्लियरली बता दूं कि कुछ चीजें जो हैं वो हम शॉर्ट तरीके से कवर कर रहे होंगे, और कुछ चीजें जो है हम उसको एग्जाम फोकस होके डिटेल में थोड़ा सा जा रहे होंगे। माइक बंद कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करने लगे हैं हम HRM। HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब दो तरह की चीजें हैं, पहले जमाने में होती थी पर्सनल मैनेजमेंट, अब होती है HRM। HRM से मुराद हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर मैं आपको आम अल्फाज में बताऊं ना, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हेल्प किस तरह की जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो पीपल है, हमारे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो हमारा एसेट है। हमारे लिए हमारी जिंदगी है, ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी वो है, उसी से वो चलती है। तो पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता था, सिर्फ हायरिंग फायरिंग पर डील करते होते थे, निकालना है लगाना है, डे टू डे वर्किंग है, खत्म। HRM में क्या होता है कि उनको भी उनका करियर भी बनाना है, उनको भी एवेल्युएट करना है, उनकी भी परफॉर्मेंस पे उनको शाबाशी देनी है, और अपने उनकी परफॉर्मेंस को भी इनहेंस करना है, साथ साथ अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को भी इनहेंस करना है। तो ये HRM है, बेसिक डिफरेंस ये है। HRM करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तरह चार मेन ऑब्जेक्टिव हैं। ह्यूमन कंपोनेंट को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया जाए, ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट किया जाए, लोगों को मोटिवेट करके रखा जाए ताकि वो इफेक्टिवली काम से कर सकें। फिर एक कोऑपरेटिव क्लाइमेट और रिलेशनशिप बनाए जाएं जिसकी वजह से जो है हड्डे लड़ाइयाँ झगड़े खत्म हो जाए, और फायर फाइटिंग रोल हो। फायर फाइटिंग रोल से क्या मुराद है, आग कहीं भी लगे फायर फाइटर ही आगे बुझाता है ना। तो अगर एक अच्छा माहौल होगा, तो अगर हमारे दोस्त को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जाएंगे ना बचाने। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम ही जाएंगे। तो इसी चीज का नाम जो है ना, वो ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM है। ठीक है, HRM करने का मकसद ये था। क्यों जरूरी है, क्या वजह हो सकती है। HRM अगर होता है ना, एक कंपनी में HRM सही तरीके से फॉलो हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रुप लर्निंग होगी, स्किल्स डेवलप होंगे, लोग छोड़ के कम जाएंगे, इनिशिएटिव लेने में इंकरेजमेंट दी जाएगी। ये चार टॉपिक्स इंपॉर्टेंस को बढ़ाते हैं HRM की। फिर ये डिफरेंस दिया हुआ है, देखो। पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता था, कॉस्ट की तरह ट्रीट करते थे, इधर एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। इसी तरह ये तमाम जितने भी है ना, ये पर्सनल एंड HRM, आई आई होप स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, ये चीज़ें जितनी भी हैं आपके पास, तो इसको जरा रीड आउट कर लेना। डिफरेंस लिखा हुआ है पर्सनल और HRM में, बेसिक डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। अब कुछ थ्योरीज हैं, देखो। तो ये थ्योरीज आप पहले पढ़ के आ चुके हो। ये थ्योरीज हमारे पास, आर्मस्ट्रॉन्ग एक बंदा था, उसने बोला कि भाई मोटिवेशन करके रखोगे, एक अप्रोच इस्तेमाल करोगे कि मोटिवेट किया उनको डेवलप किया जा सके। तो जिसकी वजह से उसने ऐसे डिफाइन किया कि एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है टू द एक्विजिशन, मोटिवेशन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स। कि मोटिवेट करना है एम्प्लॉय को, ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके मोटिवेट और उनकी डेवलपमेंट करनी है, साथ ये HRM है। फिर ब्रेटन एंड गोल्ड ने ये बताया कि भाई एम्प्लॉयज जो है बहुत क्रूशल होते हैं, इसकी वजह से हमें सस्टेनेबल इसकी वजह से हम सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज की तरफ जाते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट जो है हमारी इस काम में बहुत हेल्प कर सकता है। अच्छा, उसके बाद टाइसन एंड फेल, इसने चार मेजर रोल बताए कि एक सेंट्रल वैल्यू सिस्टम एक आ जाएगा, एक कल्चर डेवलप हो जाएगा, बाउंड्रीज रह जाएंगी, सब अपने अपने बाउंड्रीज हदूदों में रहते हुए काम कर रहे होंगे, एक स्टेबिलिटी होगी, एक कंटिन्यूटी होगी, प्लान सक्सेशन के साथ चल रहे होंगे, यानी कि कंपनी बननी हो रही होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लोग अगर होम वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। सही है, और ऑर्गेनाइजेशन चेंज को अडॉप्ट कर रही होगी। अब इन सब चीजों के बाद अगर मैं आपको बताऊं ना कि एग्जाम में वो क्या चीज पूछ सकता है, तो एग्जाम में वही चीज पूछ सकता है कि भाई आप ये बताओ कि आप HR हो, ठीक है, और आपका रोल क्या है। तो बेसिकली आपका रोल जो है ना,
अब आपका रोल ऊपर हमने डिफाइन किया है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वही आपका रोल होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव भी अगर आप लिखोगे तो ठीक है, अगर अच्छे से तरीके से इंपॉर्टेंस भी लिख दे तो भी ठीक है। नंबर आपको वहां पे मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, बट ये जरूर कह सकता हूँ कि वो 2 से 3 नंबर जरूर देगा 5 नंबर वाले सवाल में। और कोशिश करनी है कि जितने भी, मैंने थोड़ी देर पहले भी एमसीक्यू भेजे, दोबारा भेज दूंगा। कोशिश करनी है आपने पेपर करते वक्त कि आपने एचआरएम और मार्केटिंग के एमसीक्यूज रट लेने, चार्ट लेने, समझ के, याद करके, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे वो टेस्ट करता ही करता है। बाकी चैप्टर्स बहुत इजी हैं, बहुत गिनती के 49 पेजेस में जो है ना 5 चैप्टर कवर हो रहे हैं आपके आईसीएमएस स्टडी टेक्स्ट में। लेकिन ये जो चैप्टर्स है ना, इसमें आप भूल जाओ, बहुत लंबा है। अब एक एचआर साइकिल क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स साइकिल के 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले सिलेक्शन होती है बंदे की, फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर अप्रेजल दिया जाता है, अप्रेजल की सूरत में रिवॉर्ड दिए जाते हैं, या फिर उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जाती है, ट्रेन किया जाता है। अब इसी बिना पे ये पूरा ह्यूमन रिसोर्स साइकिल चलता रहता है हमारे पास। आई होप बातें समझ में आ रही हैं भाई और बहनों। माइक अभी भी करीब कर लूँ? माइक सही है अब वैसे? यार बाकी भी जवाब दे दो, मेहरबानी कर लो तुम लोग। अब डेविड गैस नाम का एक बंदा था जिसने एचआरएम की ट्रेनिंग बनाते वक्त एक बात बोली। उसने ये बोला कि भाई, हाई स्टाफ कमिटमेंट और हाई क्वालिटी फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयज अगर होंगे ना, तो आप एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। जिसके लिए जरूरी है कि आप जो है एचआरएम को फॉलो कर रहे हो, एचआरएम की स्टडीज, एचआरएम की इंपॉर्टेंस को समझते हो। क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉय कमिटेड होगा ना, तो प्रोडक्शन हाई होगी, क्वालिटी होगी, इनोवेशन लेके आएगा, प्रॉफिट्स मिलेंगे, एफर्ट दिखाएगा, काम करेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगी, कमिटमेंट रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी अगर है तो फिर, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लोग काम छोड़ के जाएंगे, फोकस आउट हो जाता है इंसान का। अब एचआरएम की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले तो लिमिटेशन 2 तरह की है भाई, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और एक इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर के कल्चर कोई चेंज ना हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन का अगर कल्चर चेंज हो रहा है ना, तो मामला थोड़ा खराब हो जाता है, लोग फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। कोई अगर हट के बात कर रहा है ना, लोग उस बंदे के खिलाफ हो जाते हैं, जैसे हो रहा है आजकल हमारे मुल्क में भी। और कुछ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो भी शामिल हैं, आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग रखते हैं। लीगल फैक्टर्स हैं, या कोई इंटरवेंशन तो नहीं हो रही, गवर्नमेंट इंटरफेयर तो नहीं कर रही। अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, या चाइना का समझ लो, आप चाइना है, तो वहाँ पे एक हाई डिग्री ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इंटरवेंशन है। जबकि अमेरिका वगैरह में जो है ना, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा बहुत स्टेट इंटरवेंशन कम करता है। हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ तो भाई स्टेट भी कुछ नहीं कर सकता जब तक वीगो नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अब इस सेक्शन की समरी है, हमने पढ़ लिया एचआरएम क्या होता है, किस तरह वो हमारे सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में काम आता है, फिर ह्यूमन रिसोर्स साइकिल क्या है, फिर उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है। फिर अब आ रहे हैं हम थोड़े एचआरएम की थ्योरीज की तरफ। अब एचआरएम की थ्योरीज की बात करें तो यहाँ पे आ गई हमारे पास एफिशिएंसी की थ्योरी, जो टेलर ने दी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफओएम। आई होप पढ़ के आए होगे। अगर एफओएम नहीं पढ़ा तो इसको रीड कर लेना। आई होप। इसमें अगर छोटी सी मैं अगर 2 लाइनों में बात बताना चाहूँ तो वो बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं तो यार थोड़ा सा स्पीड तो तेज होगी, तो उसके लिए मैं अभी से माजरत चाहता हूँ। कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है, रिसर्च कर लेना, थोड़ी सी रीडिंग करोगे ना तो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उसने क्या कहा भाई, टेलर भाई ने कहा कि हमें ट्रू साइंस ऑफ वर्क बनानी पड़ेगी, यानी हमें मैनेजमेंट और वर्कर को ये बात बतानी पड़ेगी आपको काम किस तरह करना है। फिर हमने सिलेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स पे काम करना पड़ेगा। फिर हमने जो साइंटिफिकली ट्रेंड लोगों को हायर करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान जो है ना, कॉपरेशन और कांस्टेंट कॉपरेशन होनी चाहिए।
इसका तीन बेस्ट तरीके उसने बताया कि वर्क स्टडी की टेक्निक्स आपके पास मौजूद हो, उसके बाद फिर प्लानिंग, वर्क को प्लान करके आप कर रहे हो, और फिर पेड इंसेंटिव दे रहे हो, टाइटली कंट्रोल्ड हो, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का आप फोकस कर रहे हो, तो ये चीजें आप जब कर रहे होगे ना, तो वहां पे जो है आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट बिल्कुल एकदम A1 नजर आएगी, अच्छी नजर आएगी। फिर इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, जो हम FOM में पढ़ चुके हैं, कि भाई उसने बताया कि प्रोडक्शन डिपार्ट, मार्केटिंग डिपार्ट, सेल्स डिपार्ट, ऐसे स्पेसिफिक ड्यूटीज अलॉट कर दो, तो ये ब्यूरोक्रेसी बना दो, एक स्ट्रक्चर बना दो ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे लोग काम अच्छे से कर सके। फिर आती है हमारे पास लॉरेंस एंड लॉ की कंटीजेंसी थ्योरी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कंटीजेंसी का मतलब जब स्टेबल एनवायरनमेंट होगा ना, तो हम मोर इफेक्टिवली काम कर रहे होंगे, डिटेल प्रोसीजर्स अपना रहे होंगे। जहाँ स्टेबल इन्वायरमेंट ही नहीं है ना, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है, हर बंदा अपनी मर्जी चला रहा है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अब उससे होता क्या है, उससे होता है मोटिवेशन। फिर बात आती है मोटिवेशन की बात जब आती है, तो टेलर ने कहा कि भाई मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी दो, पैसा दो इनको, मेंटल रिवोल्यूशन दो इनको, रेवोल्यूशन दो इनको, उसके बाद जो है रिक्रूटमेंट और क्वालिटी टारगेट्स अगर वो अचीव कर रहे हैं तो उनको एक इनाम दो। जब टेलर ने ये बात कही, फिर मायोशीन और ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर उन्होंने पूरी पूरी थ्योरी दे दी कि भाई भूल गया मैं। कि लोगों की ना, एल्टर मैन ने कहा था कि लोगों के ह्यूमन रिलेशंस या बिलोंगिंग नीड्स के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। क्या उनकी फुलफिलमेंट हो रही है, क्या उनकी नीड पूरी हो रही है, क्या वो खुद को ग्रोथ मिल रही है, उनको चैलेंजेस मिल रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। अगर वो ये चीजें ले रहे हैं तो उसके बाद तो वेल एंड गुड वाली बात थी। वेल एंड गुड वाली बात थी। उसके बाद जो है ना हमारे पास फिर बारी आती है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स तो यार आई गेस तुम लोगों ने पढ़ी होगी। ये बनी हुई मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। एक इंसान की जिंदगी में ना 5 तरह की नीड्स होती हैं। मैस्लो ने ये बात की कि फिजियोलॉजिकल, जिसमें फूड और शेल्टर आता है, फिर एक सेफ्टी, जब इस लेवल से वो ऊपर जाता है ना, तो फिर सेफ्टी की तरफ वो जा रहा होता है, यानी सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, प्रिडिक्टेबिलिटी हो, थ्रेट ना हो उसको। फिर तीसरी नीड उसकी लव नीड या सोशल नीड होती है, जहाँ उसको रिलेशनशिप चाहिए होते हैं, अफेक्शन चाहिए होती है, बिलोंगिंग चाहिए होती है, दोस्तियां चाहिए होती है, मोहब्बतें, नहीं तो मोहब्बत तो चाहिए होती है। नेट का प्रॉब्लम है यार। अच्छा जी। तो सोशल नीड्स और लव नीड जो है ना इंसान की जिंदगी में तीसरे नंबर पे आती है। उसके बाद उसने कहा कि स्टीम नीड्स, यानी उसको अपने से रिस्पेक्ट चाहिए होती है, अपनों से, यानी कि इज्जत, स्टेटस, उसकी स्टेटस का, उसके सीनियरिटी का एक एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक इज्जत होनी चाहिए उस बंदे की। एक मिनट को क्वेश्चन है भाई, माइक को क्या हो गया भाई, आवाज क्लियर नहीं है क्या? आवाज क्लियर नहीं है? कितना करीब करके बोलूं, उठा लिया है। एक मिनट होल्ड करें, मैं माइक पूरा सेटिंग सही करता हूँ। आई होप अब ठीक होगा। ओके हो गया। फिट हो गया। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे स्टीम नीड्स के ऊपर ना। तो स्टीम नीड हमारे पास हो गई। उसके बाद जो है फिर हमें सेल्फ, फिर जब 4 नीड्स पूरी हो जाती है ना, तो फिर इंसान जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जो चले जाता है ना, फिर उसके उसको अपने आप से करने होता है। फिर वो लोगों की खिदमत करना शुरू हो जाता है, फिर वो लोगों की हेल्प करता है, फिर वो लोगों को फायदा देखता है कि यार मैं फायदा कर देता हूँ उसका, मेरी जबान चलाने से कोई मसला थोड़ी हो रहा है। ये चीजें वो चेक करता होता है। मैस्लो ने ये बात की। फिर हर्ट्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी कि यार एक कुछ मोटिवेटर फैक्टर होते हैं, कुछ हाइजीन फैक्टर होते हैं। मोटिवेटर फैक्टर जो होते हैं वो हमारी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं, जबकि हाइजीन फैक्टर हमें डिससेटिस्फाई करने से रोकते हैं। ये सब हम पोएम में पढ़ चुके हैं। की रीडिंग जरूरी है। कुछ मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इसमें पूछ लेता है ये। फिर इक्विटी थ्योरी आई एडम्स की। फिर मैग्रेगर ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी। इक्विटी थ्योरी मतलब आपने फेयरनेस के साथ सबको ईमानदारी के साथ जो है काम करना है।
और उसके बाद जो है फिर हमारे पास मैं देखा कि थ्री एक्स थ्री वाई आई। थ्री एक्स थ्री वाई क्या कहती है कि थ्री एक्स कहता है कि थ्री एक्स के मुराद जो है ना, मैं जिस तरह समझाता हूँ अक्सर लोगों को कि थ्री एक्स का मतलब है हमारे पास फूल। ओ, थ्री एक्स का मतलब है हमारा डंडा। और थ्री वाई का मतलब है हमारे पास फूल। इस तरह नहीं तो एक्स जो होती है ना, हर किसी का एक्स जो होता है वो खराब ही होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जितने भी एक्स थ्योरी पे बिलीव रखने वाले लोग हैं ना, वो समझते हैं कि यार वर्कर्स को काम पसंद ही नहीं है, ठीक है ना, वो काम करना ही नहीं चाहता, तो उनको है ये पनिशमेंट। जबकि थ्योरी वाई वाले जो लोग हैं ना, वो फूल की तरह यार आप काम कर लें, वो जानते हैं कि इंडिविजुअल को काम करना है, इंडिविजुअल का दिल है, वो खुद काम करेगा। तो ये चीजें वो चेक कर रहे होते हैं। ये तमाम चीजें जो है ना, थ्योरी एक्सपर्ट कहाँ अच्छी लगती है, जहाँ पे बंदा फाइनेंशियली मोटिवेटेड हो ना, और जहाँ पे पनिशमेंट से डरता हो बंदा, थ्योरी एक्स वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे चल सकती है, वरना जो है ना थोड़ा सा मसला रहता है। फिर आती है व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जहाँ पे एफ इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई ई। यानी कि एफ इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई ई। एफ इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई ई, यानी कि फोर्स ऑफ मोटिवेशन टू डू समथिंग इज इक्वल टू वैलेंस, यानी स्ट्रेंथ ऑफ देयर प्रेफरेंस फॉर सर्टेन आउटकम, यानी कि वो कितनी ताकत लगा रहे हैं आउटकम के लिए। और एक्सपेक्टेशन दैट बिहेवियर विल रिजल्ट इन डिजायर्ड आउटकम, कि कितना एक्सपेक्टेशन उनको है। जब स्ट्रेंथ, ताकत और एक्सपेक्टेशन को मिलाया जाएगा तो आपके पास मोटिवेशन की स्ट्रेंथ बन जाती है। बैलेंस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में ब्रूम ने ये बात कही थी। अब इसके अलावा उसने जो इतनी गलती इधर की है ना, बेसिकली हम अब रीडिंग कर लीजिएगा इसको तो ये चीजें कवर अप हो जाएंगी। और उन्होंने ये बताया कि भाई हम किस तरह जो है पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को चेक करते हुए देख लेंगे बैलेंस, या फिर क्या बोलते हैं हम, हमारा अगर आंसर उसका जीरो आता है तो मतलब नो चांस है, वन आता है सर्टेनिटी है। उसने ये वाली सारी बातें की थी। फिर शीन का कॉमन, उसने बोला भाई, शीन एक बंदा था, उसने बोला कि यार इंसान जो है रैशनल हो सकता है, इंसान सोशल हो सकता है क्योंकि सोशल वैल्यूज हो, मोरल हो, सही है, वो रेदर देन वो सोशलाइजेशन करता हो वर्क पे बजाय इसके कंट्रोल कर रहा हो। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मैनेजर भी फैसिलिटेटर बने हुए होते हैं, तो वो ये सारी चीजें चेक कर रहा होता है। फिर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला मैन होता है, वो बोलता है कि यार खुद तो मोटिवेटेड, दूसरों को भी मोटिवेट कर रहा होता है काम करने के लिए, समझा रहा होता है चीजें। कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसका अलग ही दिमाग चल रहा होता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास गोल सेटिंग थ्योरी। चैलेंजिंग गोल्स अगर हम सेट कर लें, बेटर परफॉर्मेंस की तरफ चले जाएं, लोगों की अटेंशन को सीख करने के बजाय अपना बेस्ट गोल आर स्पेसिफिक एज दे फोकस पीपल अटेंशन। यानी कि अगर गोल ऐसे होने चाहिए कि जो लोगों की अट्रैक्शन खुद अट्रैक्ट कर लें अपनी तरफ ना, अटेंशन ले लें, तो ऐसे अगर गोल होंगे तो गोल अच्छे भी लगेंगे। उसके बाद हमारे पास मिलियंस की मोटिवेशन थ्योरी। उसने बोला कि भाई आप मोटिवेट तीन तरह से कर सकते हो, इकोनॉमिक रिवॉर्ड के जरिए यानी पैसे के जरिए, फिर सेटिस्फेक्शन यानी कि एंजॉयमेंट प्रोवाइड करके, या सोशल रिलेशनशिप की मदद, दोस्तियाँ, टीम वर्क, ये चीजें करके हुए फिर आप उसको देख सकते हो। अच्छा, ये एक छोटा सा टास्क है, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज व्यू वन एंड व्यू टू का दोनों का आपने आंसर देना है इधर, और लर्निंग आउटकम में। फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ अभी ऊपर थोड़ी देर। फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों को क्या चाहिए। इंडिविजुअल को बेनिफिट चाहिए होते हैं, पे, स्टेटस, करियर, जबकि ऑर्गेनाइजेशन को काम चाहिए होता है, वर्क हार्ड चाहिए होता है। ठीक है, तो तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं: कोर्सिव, कैलकुलेटिव एंड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में आपको पता है सब कोऑपरेट होके काम करते हैं। कैलकुलेटिव में वॉलेंटरी तो लोग तो खुद काम कर रहे होते हैं सोच समझ के। कोर्सिव में जबरदस्ती काम करवाया जा रहा होता है, बेसिकली इन शॉर्ट अगर बताऊं, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट। तो ये तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होते हैं। तो मोटिवेशन क्या होती है, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है यार, आप लोगों को इतने तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने फैम क्लियर किया हुआ होगा, या अगर कोई बीकॉम करके भी आ रहा है तो उसने भी मोटिवेशन तो पढ़ा ही होगा एफओएम में या मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, जो भी उन्होंने पढ़ा है उधर बीकॉम में।
फिर एम्प्लॉय को मोटिवेट किस तरह किया जाए, एम्प्लॉय को मोटिवेट इस तरह किया जाए कि भाई रेम्यूनरेशन कैसे सेट की जाए। पेमेंट स्कीम के बारे में बात हो रही है, पेमेंट स्कीम का मतलब पे कितना करना है, प्रमोशन देने नहीं देने, प्रोग्रेशन देने नहीं देने, बेनिफिट, पेंशन, कंपनी की गाड़ी, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें देनी है नहीं देनी है। फिर इसके बाद पेमेंट सिस्टम की तरफ जाना है, पेमेंट सिस्टम की तरफ जब हम जाएंगे तो एम्प्लॉयज को किस तरह रिटेन करना है, रिवॉर्ड देना है नहीं देना है, ये तमाम चीजें जो हम देखेंगे। फिर उसके बाद मैनेजर लेवल पे आपने सुटेबल क्वालिटी की स्टाफ को रखना है, क्वालिटी के स्टाफ को आप रखोगे, उनको फेयरली रिवॉर्ड देते रहोगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। सैलरीज, सैलरी कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए आपने ये चीजें करनी है, वरना पता लगे सैलरी तो दे रहे हो आप दबा के, लेकिन मामला आपका हो जाए खराब। तो ये सारी चीजें भी आपने चेक करते रहनी है। उसके बाद पे स्ट्रक्चर कैसा है वो आप देख लो, स्पॉट पर आवर के हिसाब से दे रहे हो, ग्रेडेड सिस्टम बनाया हुआ है, या स्ट्रक्चर अलग है, या फैमिली स्ट्रक्चर है, एचआर की इतनी तनख्वाह होगी, अकाउंट की इतनी होगी, इस हिसाब से है, या फिर एक अलग हर रेट, हर एज के बंदे के लिए अलग रेट है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है ना हर्षबर्ग ने कहा था कि मनी इज द प्राइम प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमारे पास आई। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, रोम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल्स की बात हो रही है, डिफरेंशियल्स की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हम इस माइंडसेट से बैठे हुए हैं, डिटरमाइन सैलरीज फॉर एम्प्लॉयज, किस तरह जो है हम सैलरीज एम्प्लॉय की डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत सिंपल और बहुत इजीली रीडेबल हैं, तो इसको रीड कर लेना। और उसके बाद हमारे पास आता है इंसेंटिव स्कीम। आई होप ये वाली बातें पता होंगी, क्योंकि ये बहुत कम टेस्ट होती हैं और इन चीज़ों का इतना नहीं होता, लेकिन थ्योरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। बंदा स्टाफ मेंबर एफर्ट एंड अटेंशन आर डायरेक्टेड टू वेयर दे आर मोस्ट नीडेड। स्टाफ मेंबर की एफर्ट और अटेंशन वहाँ होनी चाहिए जहाँ से ज़्यादा ज़रूरत है। फिर कमिटमेंट और मोटिवेशन को बढ़ाया जाए। फिर उसके बाद जो है अचीवमेंट पे उनको, एफर्ट पे उनको रीजनेबल रिटेंशन दी जाए, रीजनेबल उनको रिवॉर्ड दिए जाएं। फिर उनको किस तरह इंसेंटिव पेमेंट की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार एक बंदा बहुत अच्छा काम करता है, अब पूरे ग्रुप को वो चीज मिल जाती है, तो एक बंदे के दिल में ग्रीवेंस आ जाती है, जो मैं ग्रीवेंस की बात कर रहा था। फिर तीन टाइप के इंसेंटिव स्कीम है, एक टीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जितना काम करोगे उतना बोनस दोगे, बोनस, और प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट दोगे, प्रॉफिट में से कोई हिस्सा दे दोगे। तो ये तमाम चीजें जो है ना हमारे पास तीन तरह के इंसेंटिव स्कीम में आती हैं। एक मिनट देख लेते हैं। तो कितना टाइम बाकी है, वेट कीजिए आप। जैसे होस्ट प्लेयर अभी कौन बाकी है? सानिया फारूक, ओके सानिया। तो आप सुन रही है ना क्या बोल रहा हूँ? बस अगर मैं अकेले अकेले बात कर रहा हूँ तो फिर मैं बंद कर दूँ उसको। प्लीज रिप्लाई। ओके, डन हो गया, फिर मैं कंप्लीट करता हूँ उस चीज़ को भी। चले, ओके 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 ओके, डन हो गया। हम थे यहाँ पे, यस। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, अच्छा मैंने ऊपर बता दिया देखें, ये तीन चीजें तो मैं बता दूंगा। अब सीमा में पता है क्या सिस्टम है, सीमा में ना बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। तो अब हमने जो है इसको कवर जल्दी करने के लिए कैसे करना है कि आप लोगों ने थोड़ी सी रीड करनी है और स्मार्ट क्राइटेरिया को काम करना है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। इन तमाम चीजों को देखते हुए फास्ट ट्रैक पे आपने काम करना है, अभी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से। अब मैं तीन चीजें बता दूंगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यानी कि जितना आप परफॉर्म करोगे उतना पे आपको होगा। तो उसके बाद बोनस स्कीम, बोनस स्कीम के बारे में यानी कि आपको साल में जैसे दो बोनस दिए हैं, ग्रुप इंसेंटिव दे दिए जाए, या सिर्फ आपको, या वैल्यू एडेड, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो उसकी वजह से आपको बाइक दे दी जाए, गिफ्ट कर दिया जाए।
तो ये तमाम चीजें जो हैं आपके पास बोनस स्कीम में आ जाती हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, यानी आप उसको अपना शेयर होल्डर बना दोगे, आप उसको अपना शेयर दे दोगे, डिविडेंड दे दोगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स के अंदर आ जाती है। अब डिटेल जो है इस पर रीड आउट कर लेना, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। डिफिकल्टी क्या हो सकती है इनकी, आप बताओ, बल्कि मुझे डिफिकल्टी क्या हो सकती है इंसेंटिव स्कीम के सकते हैं। आप बताओ, थोड़ा सा आपसे भी तो बोले ना। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आपके दिमाग में क्या चीज़ है कि क्या इंसेंटिव हो सकता है हमारे पास, यानी कि क्या लग रहा है? प्लीज रिप्लाई। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ टू, और आप चाहो तो। हाँ, बात तो ठीक है, बिल्कुल सही कही है आपने। और इसके अलावा कुछ आप अनम्यूट कर सकते हो अगर करना है तो, क्या आई गेस कुछ ही टाइम बाकी है। प्रॉफिटेबिलिटी ना हो। वर्कर इतने केपेबल ना हो। देखो बिल्कुल ठीक है। आप एक तरीके से बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी ना हो, बिल्कुल नाइस, सही है। देखो सबसे पहले तो ना, कि हमारा एक्सटर्नल फैक्टर भी तो है, हम उसको कवर तो नहीं कर पा रहे ना, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। तो प्रॉफिटेबिलिटी इससे भी तो इफेक्ट होती है, हमने अकाउंटिंग में पढ़ा है। ठीक है, इश्यूज खराब हो जाते हैं, तो ये सारे मामला भी तो देखने हैं। फिर उसके बाद इंक्रीज अर्निंग सिंपली मे नॉट बी एन इंसेंटिव टू सम इंडिविजुअल। 10 minutes left, nice. An individual who already enjoy the good income may be more concerned with the increasing their leisure time. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको टाइम ज्यादा चाहिए होता है, वो ऑलरेडी इनकम पे होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं कि नहीं यार, हमें हम पैसों में खुश हैं, हमें थोड़ा टाइम, थोड़ा लिवरेज दे दिए जाए टाइम की। अच्छा, फिर एक हमारे पास जो है स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेस में होती है ना। तो एक हर बंदा जो है स्पेशलाइज तो नहीं होता ना, हर बंदा तो अब फॉर यू, आस्किंग यू कि आपके लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन से रहे हैं आईसीएम में इस वक्त। एचआरएम देखें, मैं आपको बताता हूँ, एचआरएम के पास में बस में क्वेश्चन इसलिए नहीं आया है कि एचआरएम जो है ना आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है ना एमसीक्यूज में टेस्ट हो रहा होता है। ये मैं आपको बता दूं, एचआरएम इतना इंपॉर्टेंट है। एचआरएम और मार्केटिंग, ये दो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो छोड़ता नहीं है, वो कहीं पे भी एक सवाल दे देगा और डिस्क्रिप्टिव में, बाकी 20-30 नंबर के लिए जो है वो आपको इजीली, वो आपको उस पर टेस्टिंग कर लेता है एमसीक्यूज में। क्यों? वो इसलिए है कि वो बंदा ना इस पर ध्यान नहीं देता, लंबा चैप्टर है, लेंदी है। तो वो यहाँ से चीजें, ऐसी टेक्निकल चीजें उठाता है, छोटी मोटी चीजें उठा के ना वो सवाल पूछना शुरू हो जाता है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है हमने। हाँ जी, तो अब हर बंदा तो, अब एग्जाम्पल अगर आईसीएम की मैं दूं तो आप, आपका फेवरेट टीचर कौन रहा है इस वक्त आईसीएम में तक, अगर वो आप बता दो तो मैं फिर आपको एग्जाम्पल दे दूं। मिस रजिया, तो हर बंदा तो मिस रजिया रहीम नहीं हो सकती ना। मिस रजिया नहीं हो सकती, हर बंदा तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कुछ खराब पढ़ाते हैं, कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, इसी तरह प्रोडक्शन प्रोसेस में हर बंदा स्पेशलाइज थोड़ी होता है। तो इंसेंटिव स्कीम अगर पूरे ग्रुप को दी जा रही है तो है तो मामला खराब हो जाएगा यहाँ तो। इसी तरह लोगों की कभी कभी अपने अप, यानी कि टीम वर्क के ऊपर जो है ना अपना खुद, यानी कि पर्सनल गोल ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, और टीम वर्क जो है वो टीम वर्क पे काम नहीं कर रहे, तो ये वजह हो सकती है। फिर अगर स्कीम ही इस तरह डिजाइन हुई भी है कि कॉस्ट बढ़ गई है आपकी, तो फिर जो है मामला जरा खराब हो जाता है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना टोटल रिवॉर्ड स्कीम। अब रिवॉर्ड दो तरीके से आपको पता है, कैश भी दिया जाता है, नॉन कैश भी दिया जाता है। कैश किस लिए? कैश, नोट दे दिया गया, जेब में पैसे दे दिए गए बैंक अकाउंट में। जबकि पेंशन स्कीम्स, कंप्यूटर दे दी गए, बाइक दे दी गई, गाड़ी दे दी गई, मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया गया, बाईसाइकिल्स दे दी गई। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम चीजें टोटल रिवॉर्ड स्कीम के अंदर शामिल होती हैं हमारे पास। नॉन कैश बेनिफिट में ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सबसे बेस्ट है। वर्किंग एट होम, करियर प्रोग्रेशन, तो ये सबसे बेस्ट। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर दे, घर पे बैठ के काम करो। फिर यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, उसको देख लेना। अच्छा जी, उसके बाद एम्प्लॉयज, ये तमाम चीजें जो है ना, आप एफओएम में, अगर आपने एफओएम पढ़ा है तरीके से सही से, तो एचआरएम का पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, एक चैप्टर तो पूरा पढ़ ही लिया होगा। तो वहाँ पे जॉब एनलार्जमेंट, इनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट मौजूद है। जॉब रोटेशन होनी चाहिए जॉब की, कि बंदा बोर हो जाता है, एक्स्ट्रा स्किल सीखने के लिए उसको रोटेट करते रहना चाहिए, जॉब को रीडिजाइन करता रहना चाहिए। जॉब एनलार्जमेंट करनी चाहिए, यानी कि उसकी एक्स्ट्रा टास्क उसको देके ना, उसकी जिम्मेदारी, उसका काम बढ़ा दिया जाए, उसको एनलार्जमेंट कहते हैं। ठीक है, उसको जब जब एक्स्ट्रा वर्क देके उस काम बढ़ाया जाए ना, तो उसको एनलार्जमेंट कहते हैं। जबकि अगर उस पर जिम्मेदारियां बड़ी बढ़ा दी जाए, उसको प्लानिंग या कंट्रोलिंग की तरफ डाल दिया जाए, प्रमोशन कर दिया जाए, इनरिचमेंट कहते हैं उसको, जॉब इनरिचमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है जेसीएम। जेसीएम का मतलब हमारे पास जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है। अब किसी के पास स्किल्स होते हैं, कोई काम अच्छे तरीके से करता है, कोई टास्क को सिग्निफिकेंटली देता है, कोई आज़ादी के साथ काम करने का मालिक होता है, कुछ लोग फीडबैक बहुत अच्छा देते हैं। तो हमारे पास इस चीज़ों को देखते हुए हमें काम करना है। हमें जॉब में इस चीज़ों को, जब हम मैनेजर की पोस्ट पे बैठे हैं, तो हमें इन चीज़ों को देखना है कि पर्सनल ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट है। कई जगहों पे, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ना, हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स होती हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स क्या कर रही होती हैं? आई होप समझ में आ रहा है। प्लीज़ मुझे बताओ, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं चीज़ें आपको बेसिक समझा रहा हूँ, और बिल्कुल जो है ना आगे बढ़ा हूँ। रीडिंग आपने खुद करनी है। तो आई होप समझ में आ रहा है। प्लीज़, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो भले आप पूछ लीजिएगा, ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पूछ लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। और वैसे पेपर कब दे रहे हो? अगस्त में या जून में? चलो, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह कामयाब करे। इस टाइम में दे रहे हो तो अल्लाह और का मेहनत करते रहना, चीज़ों को देखते रहना, चीज़ों को कवर करते रहना। इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ये भी भला भी आईसीएम में भी ख़त्म हो ही जाएगा इंशाल्लाह, हमारा आपका सबका। अच्छा, उसके बाद एचआरएम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड टीम होती है, कि जब प्रोजेक्ट आता है तभी काम मिलेगा, वरना काम नहीं मिलेगा। क्या होता है इधर, इधर सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आप घर बैठ के भी काम कर सकते हो, आपका जब प्रोजेक्ट आएगा तब आप काम करोगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह हो सकता है, हायरार्की कैसी है? अब ये हायरार्की कैसी है, इसका मतलब यही है कि भाई आपने स्ट्रक्चर बनाना है इसके अंदर। फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, या किसी को कोई पूछ नहीं रहा, ऐसा वाला है, या फिर आउटपुट फोकस है कि काम करके दो, बाकी जो करना है तुम करो। तो इस तरह का है। आप किस तरह का है ये रीड कर लीजिएगा प्लीज, ये वाले टॉपिक जो है, ये वाले टॉपिक रीडिंग के हैं। वर्किंग अरेंजमेंट से क्या मुराद है? अब मल्टी स्किलिंग, अगर किसी में मल्टी स्किल्ड पर्सन है कोई, उसको फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपने प्रोवाइड की ही है, उसको एम्पावरमेंट किया, एम्पावरमेंट दी हुई है, अगर आवाम को एम्पावरमेंट होगी, उनको डिसीजन लेने की ताकत होगी, फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई होगी, मल्टी स्किल्स वो लोग होंगे, तो एफिशिएंटली काम कर रहे होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट अगर आप करोगे, तो उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नसीब होगी। टिपिकली फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट इंक्लूड फ्लेक्सी टाइम। फ्लेक्सी टाइम एक ऐसा अरेंजमेंट है where employees work at standard number of hours in a work day or in some in a work week, but are given some flexibility as to when they work these hours. Most organizations establish core working hours, meaning there are certain hours during the day in which it to be the workers, for example। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं कि भाई आप, फ्लेक्सी टाइम क्या होता है कि आपको 7 से 10 के दरमियान कभी भी जो है ना, 7 से 10 के दरमियान आपने आ जाना है, और 3 से 6 के दरमियान जो है आपने काम खत्म कर देना है। अब इस दरमियान आप कभी भी काम कर लो। तो फ्लेक्सी टाइम ये हमारे पास मौजूद है। फिर जॉब शेयरिंग। जॉब शेयरिंग, अब एक ही पोजीशन पे 2 एम्प्लॉय रख दिए, 2 घंटे ये आता है, 2 घंटे वो आता है। पार्ट टाइम, पार्ट टाइम करके
उन्हीं आवर्स के पैसे दे रहे हो, तो जॉब शेयरिंग हो रही है, पार्ट टाइम, ये सबसे क्या होता है, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट होने शुरू होती है। घर से काम करने को दे रहे हो, शिफ्ट्स में काम करने को दे रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं। टास्क टास्क हमारे पास फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। अब कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, वो रीड आउट कर लेने हैं आपने। उसके बाद हमारे पास एचआर का प्लान है, तो एचआर सबसे पहले तो प्लानिंग करता है, बजट करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करके रिक्रूटमेंट करना शुरू करता है। उसके बाद अगर डाउन साइजिंग करनी है, रिटेंशन किसी को रखना है तो रखता है, वरना निकालना हो तो निकालता है। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग और रिटेनिंग करता है, और फिर उसके चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ जो है काम कर रहे होते हैं। सबसे पहला स्टेप प्लानिंग में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, उसके बाद फोरकास्टिंग है, जॉब एनालिसिस है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग है। अब उसके अंदर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या है, एनवायरनमेंट देखना है, मैन पावर की स्ट्रेंथ को देखना है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को देखना है, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए, टास्क किस तरह करने हैं उसको देखते हुए, फिर अपने जॉब के लिए बंदे हायर करने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फोरकास्टिंग, ये तमाम चीज़ें जो है उसमें आती हैं। अल्लाह आपका भला करे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है ये बेसिकली। तो इतना इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर रीडिंग करनी हो इस टॉपिक की तो रीडिंग कर लीजिएगा बस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इन टॉपिक 7.5 टैक्टिकल प्लान्स, नहीं। हमने एथिक्स का ख्याल रखना है, यानी आई डू बेस्ट, यानी कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ट्रस्ट दिखाना है, ट्रस्ट करवाने के काबिल बनाना है, इन्वॉल्व रखना है अपने आप को। इन्वॉल्व रखने के साथ साथ लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। जब आप ये करोगे, फिर आप सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर में जाते हो। ये भी एफओएम में पढ़ के आ चुके हैं लोग। तो ये तमाम चीजें जो है ना हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। फिर इंटीग्रिटी का ख्याल रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है, प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है। ऐसा ना हो कि आप झूठ बोल रहे हो काम के दौरान। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो है आपने एचआर मैनेजमेंट को तकरीबन आधा आपने ख़त्म कर लिया है। और बाकी जो एक क्विज है इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज़। और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर्स की जाने बढ़ेंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों में। ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 12 के एचआर गुड एचआर प्रैक्टिस क्या होती है।